हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 9 है। यहां पर हम लोग म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार की। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। म्यांमार संघ को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार जो है भारत और बांग्लादेश के पूर्व में पड़ता है। इसकी जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा है ये चाइना के साथ टच होती है। वहीं इसकी जो पूर्वी सीमा है ये लाओस और थाईलैंड जैसे देशों के साथ मिलती है। म्यांमार की जो तटरेखा है काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ये तटरेखा जो है बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अंडमान समुद्र से भी ये टच होती है। इसका विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री से लेकर 28 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतर की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 101 पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका देशांतरी विस्तार है। म्यांमार का कुल क्षेत्रफल जो है 6,77,000 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार के भौतिक लक्षणों की बात करें तो देखिए, म्यांमार को 3 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके पश्चिमी और उत्तरी भाग की। तो ये रहा उत्तरी भाग और ये वाला रहा पश्चिमी भाग। तो देखिए, इसके पश्चिम और उत्तर में नवीन वलित पर्वत हैं जो कि पूर्वी हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। इस साइड में जो है पूर्वी हिमालय की जो पहाड़ियां आ रही हैं ये दक्षिणी की ओर यहाँ पर मुड़ जाती हैं और यहाँ पर मुड़कर ही पुनः क्रम से पहाड़ियों का निर्माण करती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम से पटकाई, नागा, चिन और अराकान योमा के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां उत्तर में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे पटकाई के नाम से, दक्षिण में यहाँ पर फिर से नागा, फिर यहाँ पर चिन, फिर यहाँ पर ये अराकान योमा के नाम से ये पहाड़ियां जानी जाती हैं। इन पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है ये दक्षिण की ओर घटती जाती है। देखिए, जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी ऊंचाई घटती जाती है। इसके बाद आपका सेकेंड वाला जो भौतिक विभाग आएगा वो आएगा पूर्वी विभाग। इस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो म्यांमार का जो पूर्वी भाग है ये उच्च भूमि और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों का क्षेत्र है। यानी ये उच्च भूमि है और एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों का क्षेत्र है। यानी ये पठारी क्षेत्र है। पूर्व और उत्तर के पर्वत शान पठार और काइनी पठार से होकर दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। यानी जो पूर्व और उत्तर के जो पर्वत हैं ये शान पठार से लेकर यहाँ से शान पठार पड़ रहा है और यहाँ पे काइनी पठार भी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ये फैले हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं म्यांमार के मध्य वाले भाग की। तो मध्य म्यांमार एक लंबी द्रोणी है जो पश्चिम के पर्वतों और पूर्व की उच्च भूमियों के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यानी म्यांमार का जो मध्य भाग है एक लंबी द्रोणी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसके पश्चिम में जो है पर्वत श्रेणियां हैं और पूर्व में यहाँ पर उच्च भूमियां पड़ती हैं, जैसा कि आप मैप में देख पाए हैं। इसमें विशाल जलोढ़ निम्न भूमियां हैं। देखिए, यहाँ पर तमाम नदियां बह रही हैं। तो नदियों के बहने की वजह से यहाँ पर जलोढ़ निम्न भूमियां बन गई हैं, जिनका निर्माण अयारवादी यानी इरावदी, चिंदमिन, सिलांग और साल्वी नदी तंत्रों ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर सबसे मुख्य नदी जो है इरावदी नदी है। तो निम्न भूमियों के मध्य भाग में अयारवादी जो है या फिर इरावदी नदी जो है ये धमनी के रूप में बहती है। यानी ये प्रमुख नदी है। म्यांमार की प्रमुख नदी इरावदी नदी है। हकाका बोरजी, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,881 मीटर है, म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हकाका बोरजी जो कि उत्तर में पड़ता है और ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी भी है। बात करते हैं म्यांमार की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। तो उत्तर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर म्यांमार की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यानी यहाँ पर जो ऊपर की जो उच्च श्रेणियां इनको छोड़ दें तो यहाँ पर तो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। बाद बाकी म्यांमार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तटीय क्षेत्र उष्ण एवं आर्द्र हैं। यानी म्यांमार के जो तटीय क्षेत्र ये वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की बात हो रही है, ये गर्म है और आर्द्र हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा म्यांमार से गुजर रही है और नीचे की तरफ आप जाएंगे, नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये विषुवत वृत्त के निकट भी आ जाता है। मध्यवर्ती मैदानों में ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमानों में काफी अंतर होता है। यानी यहाँ पर मध्यवर्ती मैदानों की इन मैदानों की बात हो रही है। तो यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का जो तापमान है इसमें काफी अंतर देखा जाता है। पठारी क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान मध्यम रहता है। जो पठारी क्षेत्र है, शान पठार या काइनी पठार, इस क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पूरे वर्ष तापमान मध्यम रहता है और यहाँ की जलवायु इसी वजह से शीतल है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान बहुत कम रहता है और यहाँ की जलवायु ठंडी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि म्यांमार में जो पर्वत श्रेणियां हैं ये उत्तर की ओर ऊंची हैं और जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ते जाती हैं वैसे वैसे इनकी ऊंचाई कम होती जाती है।
चूंकि ऊंचाई पर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसी वजह से उत्तर की तरफ जब आप देखेंगे तो उत्तर की तरफ ऊंची ऊंची श्रेणियां होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे जलवायु ठंडी है। आगे यहाँ बताया गया है कि म्यांमार में मई से अक्टूबर के मध्य मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, यानी वही मानसून है जो मानसून भारत में वर्षा लेकर आता है, वही मानसून तंत्र यहाँ पर भी वर्षा करता है। तो यहाँ पर मई से अक्टूबर के मध्य मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में विशेष करके तानिन थाराई, देखिए तानिन थाराई रीजन ये वाला रीजन है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये रीजन जो है तानिन थाराई रीजन है। पतली सी आप लंबी सी पट्टी देख रहे हैं, इसको तानिन थाराई बोलते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तानिन थाराई, जिसके पीछे तीव्र ढाल वाली उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, यानी इसके पीछे तीव्र ढाल वाली उच्च पर्वत श्रेणियां, जैसा कि हल्का हल्का मैप में आप देख पा रहे हैं। और आयारवादी डेल्टा में, यानी और अरावली नदी का जो इरावदी नदी का डेल्टा है, ये वाला जो डेल्टा है, यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, यानी लगभग 250 सेंटीमीटर से लेकर 500 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा होती है। फिर बात करते हैं मध्यवर्ती निम्न भूमियों की। तो मध्यवर्ती निम्न भूमियों में वार्षिक वर्षा का जो औसत है लगभग 100 सेंटीमीटर है, यानी मध्यवर्ती निम्न भूमियों में वार्षिक वर्षा जो है लगभग 100 सेंटीमीटर के करीब होती है। तटीय क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ये तटीय जो क्षेत्र हैं, यानी जो कोस्टल लाइन वाले जो एरिया हैं, यहाँ की वनस्पति की बात हो रही है, तो तटीय क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, वहीं मध्यवर्ती भागों में विरल वन, मध्यवर्ती भागों में बहुत विरल वन पाए जाते हैं। और अन्य जो स्थान है ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऊंचाई पर, वहां पर केवल झाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं। अब बात करते हैं म्यांमार के प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाओं की। देखिए म्यांमार एक छोटा सा देश है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वन संपदा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि विषुववृत्त के निकट होने की वजह से और कर्क रेखा इसके ऊपर से जा रही है, इसकी लंबी एक कोस्टल लाइन भी है, तो यहाँ पर प्राकृतिक साधन के रूप में वन काफ़ी ज़्यादा है। तो वन म्यांमार के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। देश के कुल क्षेत्रफल के आधे से भी अधिक भाग पर वन मौजूद है। जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र पड़ता है। तो डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। उष्ण और आर्द्र तटीय प्रदेशों में रबड़ के वृक्ष उगाए जाते हैं। जो उष्ण और आर्द्र तटीय प्रदेश हैं, खास करके यहाँ पर इस डेल्टाई रीजन के आसपास वाला जो रीजन है, यहाँ पर तटीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर रबड़ की खेती भी की जाती है। म्यांमार जो है सागौन की लकड़ी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सागौन की लकड़ी उपजाने के लिए म्यांमार पूरे विश्व में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कुछ खनिजों की बात करें तो पूर्वी पठार में धात्विक खनिज जैसे चांदी, सीसा और जस्ता मिलते हैं। यानी जो शान प्लेटू है या काइनी प्लेटू है, शान और काइनी प्लेटू में यहाँ पर कुछ कुछ धात्विक खनिज जैसे चांदी, सीसा और जस्ता यहाँ पर मिलते हैं। कीमती पत्थर जैसे नीलम, मणिक और पन्ना ये भी शान पठार में मिलते हैं। तानिन थाराई में टिन और टंगिस्टन की खानें हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो रीजन है, पतली सी नीचे पट्टी देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो हल्का सा जो रीजन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो रीजन है ये तानिन थाराई बोला जाता है। तो यहाँ पर टिन और टंगिस्टन की खानें हैं। मर्तमान की खाड़ी में मोती मिलते हैं। देखिए ये जो रीजन है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो बीच में जो ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये मर्तमान की खाड़ी बोला जाता है। ये वाला जो हिस्सा जो है इसको मर्तमान की खाड़ी कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको मर्तमान की खाड़ी कहा जाता है। तो मर्तमान की जो खाड़ी वाला रीजन है, इसमें मोती मिलते हैं। खनिज तेल आयारवादी घाटी के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। खनिज तेल जो है आयारवादी घाटी यानी इरावदी जो घाटी है उसके मध्यवर्ती भाग में मिलता है। चिंदबिन और मोनेवा संगम के निकट कलेवा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। देखिए जो चिंदबिन नदी है और जो मोनेवा नदी है, तो इनके संगम के निकट एक जगह है कलेवा, तो यहां पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। म्यांमार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो म्यांमार की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो खंड है ये कृषि है, जिसके अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य ग्रहण भी यहाँ पर शामिल है। यहाँ की फसल की बात करें तो चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। कृषि के अंतर्गत कुल भूमि के लगभग 50% भाग पर चावल की खेती की जाती है। अन्य फसलों की बात करें तो मक्का, दालें, मूंगफली, तिल, गन्ना, पटसन, कपास और तंबाकू यहाँ पर उगाई जाने वाली अन्य प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त फल और चाय को भी क्रम से तटीय क्षेत्रों और सान पठार पर उगाया जाता है। यानी कि जो फल वगैरह की खेती है, चाय वगैरह की जो खेती है, वो क्रम से कहाँ पर, देखिए फल की खेती होती है तटीय क्षेत्रों में और चाय की खेती होती है शान वाले पठार पर। इसके बाद पॉपुलेशन की बात करें, देखिए मैंने यहाँ पर वर्तमान की जो जनसंख्या है उसका आंकड़ा यहाँ पर लिखा है। अगर ये वीडियो 2 या 3 साल के बाद आप देखते हैं तो गूगल से आंकड़ा आप अपडेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का आंकड़ा आगे बढ़ जाएगा या फिर घट भी सकता है। तो वर्तमान में म्यांमार की जो कुल जनसंख्या है लगभग 5,75,00,000 के करीब है। औसत जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर लगभग 76 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है,
क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होने का रीजन ये है क्योंकि मत्स्य पालन वगैरह पर यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसी वजह से यहाँ पर इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। म्यांमार में धार्मिक एंगल से देखें तो म्यांमार में अधिकांश जो जनसंख्या है ये बौद्ध धर्म का पालन करती है, यानी यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या बुद्धिस्ट है। यहीं पर रखाइन प्रांत यानी म्यांमार का जो पूर्वी भाग है, ये वाला जो भाग है इसकी बात हो रही है, यहीं पर रखाइन प्रांत जिसमें कि रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, तो यहीं पर रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। यांगन यानी कि रंगून, यांगन, मोलमीन, ताबोए, मांडले और अक्याब यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। यांगन यानी कि रंगून, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रावी नदी के डेल्टा के मुहाने पर पड़ता है। रंगून एक प्रमुख समुद्री पत्तन भी है। अक्याब, मोलमीन और ताबोए जो है ये अन्य समुद्री पत्तन है। नेपीदाव जो है ये म्यांमार की राजधानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नवीन राजधानी नेपीदाव है जो कि म्यांमार की राजधानी है। मांडले देश के आंतरिक भाग में इरावदी नदी के किनारे स्थित है, यानी मांडले जो है देश के आंतरिक भाग में जो है इरावदी नदी के किनारे पड़ता है। जो आप देख पा रहे हैं मांडले है, ठीक है, तो ये इरावदी नदी के किनारे पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश भी दक्षिण एशिया का एक देश है। यहां पर आप बांग्लादेश को देख पा रहे हैं। तो बांग्लादेश गणराज्य, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, यह सन 1971 में एक स्वतंत्र देश बना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश का विभाजन हुआ था और विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान के दो भाग थे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में आज का बांग्लादेश शामिल था, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया गया और एक पृथक देश बना दिया गया। तो ऐसे करके बांग्लादेश बना। तो बताया गया है कि इसकी तीन ओर की जो सीमाएं हैं, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में, ये भारत से मिलती हैं। इसकी तीन ओर की सीमाएं आप देख पा रहे हैं मैप में, पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में, ये भारत से मिलती हैं। इसके दक्षिण पूर्व में म्यांमार है। दक्षिण पूर्व में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये म्यांमार पड़ता है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करें तो बांग्लादेश 20 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 88 डिग्री से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच ये विस्तृत है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.48 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर अधिकांश व्यक्ति इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और बांग्ला जो है यहाँ की राष्ट्रभाषा है। बांग्लादेश के भौतिक लक्षणों की बात करें तो लगभग पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। परिणामस्वरूप देश का जो अधिकतर भाग है कि नीचा समतल जलोढ़ मैदान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है, पूरा का पूरा बांग्लादेश देखेंगे तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पड़ता है। तो यहाँ पर अधिकांश जो मैदान है वो जलोढ़ मैदान है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, इसलिए यहाँ की जो जमीन है काफी ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि नदियां जो अपने साथ अवसाद भाकर लाई हैं उनका निक्षेप इन्होंने यहाँ पर किया है। इन निक्षेपों की वजह से यहाँ का मैदान जो है काफी ज्यादा उपजाऊ है। देखिए, जलोढ़ जमा होने की वजह से नदियां अक्सर अपना मार्ग बदल देती हैं, क्योंकि जब उनका मार्ग बहुत ज्यादा उथला हो जाता है तो नदी क्या करती है, अपने आसपास बहने लगती है। आसपास बहने की वजह से आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पर बाढ़ आना एक बहुत ही कॉमन बात है। डेल्टाई क्षेत्र में तट के नजदीक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमा होने से बहुत से छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनेक छोटे छोटे द्वीप यहां पर पाए जाते हैं। बांग्लादेश का दक्षिण पूर्वी भाग पहाड़ी है। देखिए, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, दक्षिण पूर्वी मतलब इस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो बांग्लादेश का दक्षिण पूर्वी जो भाग है पहाड़ी है। वास्तव में ये चटगांव की जो पहाड़ियां हैं म्यांमार की पहाड़ियों का ही विस्तार है। यानी यहाँ पर जो चटगांव की जो पहाड़ियां बोली जाती हैं, ये यहाँ पर म्यांमार की पहाड़ियों का ही वास्तव में ये विस्तार है। बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉक्स बाजार संसार की सबसे बड़ी बलुई पुलिन है, जो कि आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। इसको कॉक्स बाजार के नाम से जाना जाता है और कॉक्स बाजार लगभग 120 किलोमीटर लंबी है। देखिए, बांग्लादेश में जो नदियां बताई गई हैं, कौन कौन सी नदियां यहाँ प्रवेश करती हैं और उनको यहाँ पर किस किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बांग्लादेश में उत्तर की तरफ से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। जब जमुना गंगा से मिलती है तो जमुना की गंगा से मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। और जब पद्मा ये आगे बढ़ती है तब इसमें आके मेघना नदी मिलती है और मेघना की मिलने के बाद इसका नाम फिर से मेघना हो जाता है। तो इसकी जो अंतिम धारा यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मेघना के नाम से गिरती है। तो इसी पद्मा नदी से आगे तब जब मेघना मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है। तो मेघना के नाम से ही ये समुद्र में अपना जल गिराती है। यहाँ की अन्य प्रमुख नदियों की बात करें, अन्य महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो मेघना, सुरमा और कर्णफुली यहाँ की अन्य प्रमुख नदियां हैं। बांग्लादेश की जलवायु की बात करें तो बांग्लादेश की जलवायु
उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कर्क रेखा यहाँ पर बीच से गुजर रही है, इसी वजह से यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। शीत ऋतु यहाँ पर छोटी, मृदुल और शुष्क होती है। वर्ष के अधिकतर भाग में यहाँ पर तापमान काफी ज्यादा ऊंचा रहता है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। वार्षिक वर्षा लगभग 250 से 500 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, इन सभी जगहों पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से ही वर्षा होती है। तो वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है, जो जून से अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी से आती है। देखिए, बंगाल की खाड़ी से तो नहीं आती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो है इस साइड से आती हैं, यानी आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं। तो ये भारत को क्रॉस करने के बाद जब ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं, तो यहाँ से ये नमी ग्रहण कर लेती हैं, और नमी ग्रहण करने की वजह से ये बांग्लादेश में जब पहुंचती हैं तो यहाँ पर जमकर वर्षा करती हैं। तटीय क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन तटीय क्षेत्र, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है, जबकि पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर 500 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये पूर्व में जो चटगांव की पहाड़ियां हैं, तो चटगांव की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को रोक लेती हैं, और रोकने की वजह से यहाँ पर ये जमकर वर्षा होती है। अगस्त सितंबर के महीनों में तटीय क्षेत्र अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश के नीचे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र जो है बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, बल्कि देर से गर्म होते हैं। तो समुद्र जो है सितंबर अक्टूबर तक जाकर गर्म हो पाता है, और जैसे ही गर्म होता है तो यहाँ पर चक्रवात वगैरह, तूफान वगैरह यहाँ पे बनने लगते हैं। तो उनकी वजह से बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के प्राकृतिक संसाधन और यहाँ की आर्थिक क्रियाओं की। तो यहाँ बताया गया है कि मानसूनी वन चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि जो मानसूनी वन है ये चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और यहाँ पर सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। डेल्टाई तट पर मैंग्रोव वन मिलते हैं, जिनमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। जो डेल्टाई रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो मैंग्रोव वन, मैंग्रोव का मतलब खारे पानी के जो वन है वो मिलते हैं, और इनमें सुंदरी वृक्ष फेमस है। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग नौकाएं बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के खनिजों की बात करें तो लिग्नाइट, चूना पत्थर, चीगा मिट्टी और सीसा वाली बालू यहाँ पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। कोमिल्ला और सिलहट जिले में प्राकृतिक गैस मिलती है। यहाँ पर फसलों की बात करें, कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, तो यहाँ पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल और पटसन है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फसलों में गेहूं, गन्ना, तंबाकू, दालें, तिलहन, चाय और आलू शामिल हैं। अब यहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में बताया गया है, क्योंकि अधिकांश जो बांग्लादेश है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर नदियों का संगम भी हो रहा है, तटीय क्षेत्र भी है, तो अधिकांश बांग्लादेश जो बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ आना यहाँ पर एक कॉमन बात है। तो बाढ़ से बचने के लिए क्या किया है, बाढ़ से बचने के लिए ग्रामीण लोग जो है बाढ़ के जल से बचने के लिए 4 मीटर या उससे भी ऊंचा मिट्टी का चबूतरा बनाकर मकान का निर्माण करते हैं। यानी लोगों ने अपनी जीवन शैली को अर्धजलीय बना लिया है, उन्हें जल में रहने की आदत पड़ गई है। और आप लोग देखेंगे कि बांग्लादेश की अगर वीडियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग, अधिकांश लोग जो हैं, आने जाने के लिए नदियों का ही सहारा लेते हैं। इन नदियों में नावों की मदद से आते जाते हैं। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर जो है खेत का आकार, औसत आकार छोटा होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है पटसन से, रेसे और बांस से हस्तशिल्प की वस्तुएं और अन्य उत्पाद बनाने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, छोटा सा देश है, बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, तो यहाँ पर लघु कुटीर उद्योग का विकास ज्यादा हुआ है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो पटसन और सूती वस्त्र, चाय, कागज, सीमेंट, रासायनिक खाद और हल्के इंजीनियरिंग उपकरण वाले उपक्रम यहाँ पे स्थापित हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा का पूरा बांग्लादेश यहाँ पे नदी तंत्र काफी ज्यादा है, नदी तंत्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नदी परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ढाका, चांदपुर, बारीसाल और खुलना जो है ये अंतर्देशीय पत्तन है, जबकि चटगांव और मोंगा जो है ये समुद्री पत्तन है। ये आपका चटगांव रहा और ये आपका मोंगा रहा, तो ये समुद्री पत्तन है। ढाका, चटगांव और सिलहट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन भी है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है। तो श्रीलंका जो है भारत के दक्षिणी सिरे के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि से जो है भारत से अलग करती है। श्रीलंका के प्राचीन नाम बताए गए हैं, रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिंघल द्वीप, तपोवन जैसे नामों से अभिहित श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। इसका अक्षांशीय विस्तार बताया गया है कि 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य और 80 डिग्री से 82 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य यह विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इस साइड से साइड की ओर, इसकी जो अधिकतम लंबाई है, जिसमें कि छोटे द्वीप भी सम्मिलित हैं, इसकी अधिकतम लंबाई 435 किलोमीटर है। वहीं इसकी जो अधिकतम चौड़ाई है 225 किलोमीटर है। श्रीलंका के भौतिक लक्षण की बात करें तो उत्तर में जाफना प्रायद्वीप,
और उत्तर पश्चिम की तटीय पट्टी को छोड़कर लगभग सारा द्वीप कठोर शैलों से बना हुआ है। देखिए ये रहा उत्तर में जाफना प्रायद्वीप और ये उत्तर पश्चिम की तटीय पट्टी है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो कि पूरा का पूरा द्वीप जो है कठोर चट्टानों से बना हुआ है। पूर्वी तट और नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए पूर्वी तट ये वाला तट है और जो नदी घाटियां इन सभी में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। देश का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये देश का दक्षिण मध्यवर्ती भाग है जो कि पहाड़ी भाग है और ये सबसे ऊंचा भूभाग है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1500 मीटर से अधिक है। इस ऊंचे भूभाग से तटीय मैदानों की ओर क्रम से ऊंचाई कम होती जाती है। जैसे जैसे तटीय मैदान की ओर इस भूभाग से बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई कम होती जाती है। यह मैदान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में तंग और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ा है। यानी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ये तंग है जबकि उत्तरी साइड में सबसे ज्यादा ये चौड़ा है। श्रीलंका की नदियों की बात करें तो नदियां यहाँ की साधारणतया छोटी हैं जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। देखिए जब कोई नदी किसी ऊंचे पहाड़ी से इस तरह से बाहर बहती है ये अरीय प्रतिरूप बोला जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ का दक्षिण मध्य भाग सबसे ऊंचा भाग है और यहीं से यहाँ की अधिकांश नदियां निकल रही हैं। महाबेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यानी यहाँ पर महाबेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पिदरू तालागाला है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2527 मीटर है और ये जो है दक्षिण मध्य भूमियों का ही पार्ट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पिदरू तालागाला चोटी है। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। श्रीलंका की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र से घिरे होने की वजह से यहाँ की जलवायु पर समुद्र के समकारी प्रभाव का भी असर पड़ता है। विषुववृत्त के निकट होने के कारण यहाँ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है, परंतु मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। यानी मध्यवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ पर तापमान में गिरावट आ जाती है। वर्षा क्षेत्र को दो क्षेत्रों में विभाजित कर देती है। देश का दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी का मतलब ये वाला जो पार्ट है, तो देश का दक्षिण पश्चिमी चौथाई भाग, हल्का सा ये चौथाई भाग इस साइड वाला पार्ट, ये दो मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। इस साइड से आने वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून इससे भी इसे वर्षा प्राप्त होती है और इस साइड से उत्तर पूर्वी जो मानसून आ रहा है इससे भी ये वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए यह क्षेत्र जो है आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरी और पूर्वी भाग में, यानी उत्तर का पार्ट ये वाला जो पार्ट है और जो पूर्वी वाला पार्ट है, यहाँ पर वर्षा केवल उत्तर पूर्वी मानसून से होती है जो कि पर्याप्त नहीं होती है। इसी वजह से यह जो क्षेत्र है शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। श्रीलंका के आर्द्र क्षेत्र का एक छोटा सा भाग मिश्रित सदाबहार वनों से आच्छादित है। एक छोटा सा भाग यहाँ पर मिश्रित सदाबहार वनों से आच्छादित है जिससे मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है। जो पूर्वी शुष्क क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है जो कि पर्याप्त नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सवाना जैसी घासभूमियां देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका के प्राकृतिक संसाधनों की और आर्थिक क्रियाओं की। तो कृषि जो है, कृषि यहाँ के निवासियों की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। चावल जो है यहाँ के निवासियों की मुख्य खाद्य फसल है। चाय, रबड़ और नारियल ये तीन प्रमुख नकदी फसलें हैं। चाय, कोको और मसालों को यहाँ पर निर्यात के लिए उगाया जाता है। यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में लौह के भंडार भी मिलते हैं। ये बहुत थोड़ी मात्रा में लौह के भंडारों के अतिरिक्त यहाँ पर कोई अन्य धातु यहाँ पर नहीं पाई जाती है। अलौह धातुओं के कुछ लाभकारी स्रोत तटीय बालू से प्राप्त होने वाले मोनाजाइट और जिरकान, ग्रेफाइट तथा बहुमूल्य पत्थर श्रीलंका के सबसे अधिक मूल्यवान खनिज उत्पाद हैं। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन है। श्रीलंका के अधिकतर उद्योग कृषि और वन उत्पादों पर आधारित हैं, जैसे खाद्य संसाधन, पेय बनाना, नारियल का तेल निकालना और जटा उत्पादन यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। एक द्वीप होने के कारण श्रीलंका की तटरेखा है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए समुद्री परिवहन यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों को लाने ले जाने के लिए यहाँ पर नावों का प्रयोग किया जाता है। पूर्वी तट पर ट्रिकोमाली या त्रिकोमाली और पश्चिमी तट पर कोलंबो यहाँ के प्रमुख समुद्री पत्तन हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूर्वी तट पर त्रिकोमाली और पश्चिमी तट पर कोलंबो यहाँ के प्रमुख समुद्री पत्तन हैं। इसके अलावा यहाँ पर धीरे धीरे वायु परिवहन का ही महत्व भी बढ़ता जा रहा है। देखिए कोलंबो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोलंबो है। कोलंबो जो है पूर्व में श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। कोलंबो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ यह श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर भी है। कोलंबो जो है केलानी नदी के मुहाने पर स्थित है। देखिए कई बार पूछा गया है कि कोलंबो किस नदी के किनारे पड़ता है। कोलंबो जो है केलानी नदी के मुहाने पर पड़ता है। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कैंडी थी। दक्षिण मध्यवर्ती भाग में कैंडी जो पड़ रहा है, तो श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कैंडी थी। कैंडी वर्तमान में एक आधुनिक नगर है और कैंडी अपने बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है।
श्रीलंका की वर्तमान राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका की जो वर्तमान राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। कैंडी, जाफना और अनुराधापुर यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।